तो यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड के बारे में डिटेल्स निकल के आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस कार्ड यहाँ पे डेंजर में आ चुका है क्योंकि यूएफसी के पास कोई बड़ा फाइटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जून में हो रहे यूएफसी के इतने हाई प्रोफाइल इवेंट के लिए कोई बड़ा चैंपियन इस टाइम पर अवेलेबल दिख नहीं रहा है। तो लोगों का ऐसा कहना है कि एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, कौन फाइट करने वाला है यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 7-8 टाइटल फाइट्स होंगी, लेकिन यहाँ पर एक कोई बड़ा टाइटल भी लाइन पे नहीं दिख रहा है इस टाइम पर। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम महाचेव वर्सेस कमारू उस्मान की फाइट की बातें और ज्यादा तेज हो चुकी है। इस्लाम महाचेव ने वापस से रीअफर्म करा है कि कमारू उस्मान ही उनके लिए वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे टफेस्ट फाइट होंगे और वो सबसे टफेस्ट फाइट ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये सारे स्ट्राइकर्स माइकल मोरालेस, कार्लोस प्राटेस, इन सब से उनका फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या सच में कमारू उस्मान यहाँ पे सबसे टफेस्ट फाइट है इस्लाम के लिए। इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो और भाई लास्ट वीक हम सबको पता है यहाँ पर दो बहुत बड़े बॉक्सिंग इवेंट्स हुए थे जिसमें जेक पॉल और एंड्रू टेट ने फाइट करी थी और दोनों ही फाइट्स हार गए थे। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आ चुका है लोगों के बीच में। एंड्रू टेट के बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैंने एंड्रू टेट को डिसरेस्पेक्ट करा, हमको एज अ फाइटर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले वो हार गया। एंड्रू टेट ने एक बहुत बड़ा वीडियो भी रिलीज करा कि उसने लॉस क्यों लिया, बहुत सारे रीजंस बताए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये व्हाइट हाउस कार्ड डेंजर में क्यों आ चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूएफसी के पास कोई बहुत बड़ा फाइटर अवेलेबल ही नहीं दिख रहा, जो कि यूएफसी के व्हाइट हाउस इतने बड़े प्रीमियम इवेंट की शायद लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही होगा, उसमें फाइट करने के लिए कोई बड़ा फाइटर अवेलेबल ही नहीं है। देखिए ऐसे रूमर्स निकलने के पीछे के रीजंस यहाँ पर यही है कि सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर एक है कि इलिया टुपुरिया, जो कि इस टाइम पर सबसे बड़ा प्रीमियम चैंपियन जिसका सबसे ज़्यादा हाइप मानी जा रही थी, जिसको यूएफसी इतने टाइम से बिल्ड कर रही थी, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो एक कोर्ट केस में फंसा हुआ है। साथ ही साथ आप एक और चैंपियन देख सकते हो हैवीवेट डिवीजन में, टॉम एस्पिनल था, उसकी यहाँ पर कोई अपडेट ही नहीं निकल के आ रही कि वो कब फाइट करेगा, फाइट दोबारा करेगा कि नहीं। उसका ऐसा कहना था कि वो जल्द ही सर्जरी करवाने वाला है अपनी आइज की, तो वो कब वापस आ पाए, शायद 2026 के एंडिंग तक वापस आए, तो वो यहाँ पे निकल चुका है। ये दो ऐसे चैंपियंस हैं जिसको बहुत ज़्यादा बिल्ड करा। फिर हमने देखा कि मल्टीपल नए नए चैंपियंस बन के आए। एलेक्स पेरेरा ने कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये अनाउंस करा है कि वो 2026 व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट ही नहीं करना चाहते, तो ये भी एलेक्स पेरेरा का भी ऑप्शन यहाँ पे निकल गया। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पे डेना वाइट ने खुद से ये बोला कि वो जॉन जोन्स को फाइट नहीं करवाना चाहते, वो इतना रिलायबल है नहीं जॉन जोन्स की उसको इतने बड़े इवेंट को हेडलाइन करने दिया जाए, और जॉन जोन्स पे अभी कोई टाइटल भी नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर के साथ भी है। कॉनर मैग्रेगर ने बोला है कि वो इस कार्ड को हेडलाइन करने वाले हैं, बट देन अगेन हम सबको पता है कि थोड़ी बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना चाहिए। कॉनर मैग्रेगर का कमबैक बहुत टाइम से ड्यू है, क्या वो इस टाइम पर व्हाइट हाउस कार्ड में एग्जैक्टली आ पाएगा, बीच में कुछ कंट्रोवर्सी कुछ यहाँ पे चीज़ें ना हो जाए, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। तो कॉनर मैग्रेगर का भी थोड़ा डाइसी लग रहा है इस टाइम पर सिचुएशन। और कॉनर मैग्रेगर फाइट भी करता है तो उसके पास अभी कोई टाइटल है नहीं, तो एक हेडलाइन कर सकता है, बट एक टाइटल यूएफसी को चाहिए, एक बहुत बड़ा टाइटल लाइन पे चाहिए। साथ ही साथ हम देख सकते हैं अगर इस्लाम यहाँ पे चैंपियन रहते हैं तो इस्लाम की तरफ से भी ये चीज़ आ चुकी है। हबीब यहाँ पे नहीं चाहते कि यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में इस्लाम फाइट करे, तो इस्लाम को भी आप आउट समझ सकते हो व्हाइट हाउस कार्ड के लिए। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूएफसी का व्हाइट हाउस कार्ड काफ़ी ज़्यादा डेंजर्स में यहाँ पर फंस चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है कि 8-9 टाइटल फाइट्स होंगी, जो कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, और इस टाइम पे एक या दो बड़ा चैंपियन भी फ्री होना मुश्किल दिख रहा है। तो देखने की यूएफसी आगे आने वाले टाइम में किसे इसको हैंडल करती है, डेना वाइट क्या यहाँ पे रास्ता निकालते हैं, जो कि वो हर बार निकाल लेते हैं और अच्छी खासी फाइट पुटअप ही करते हैं। ऐसा सिमिलर सिनेरियो यूएफसी 300 के टाइम पे भी हुआ था, जब यूएफसी का वो हॉलमार्क इवेंट हर जो 100 इवेंट्स के बाद आता है यूएफसी 300 हुआ था, उस टाइम पे भी कोई बड़ा चैंपियन अवेलेबल नहीं था, बट यूएफसी ने जो फाइट्स पुटअप करी थी उसने अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा लिव अप करी थी। ऐसा लोगों का कहना था कि उसमें भी स्टार पावर कम थी यूएफसी 300 में, बट यूएफसी 300 की फाइट्स मेमोरेबल फाइट्स थी। उसमें हमको जस्टिन गेची का नॉकआउट देखने को मिला, फिर एलेक्स पेरेरा ने जमाल हिल को नॉकआउट करा था यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर। तो डेफिनेटली फाइट्स पुटअप हुई थी और बहुत इंटरेस्टिंग फाइट्स पुटअप हुई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस कार्ड में भी अच्छी खासी फाइट्स आएंगी। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन के बारे में। वेल्टरवेट डिवीजन में बहुत सारे नए कंटेंडर्स हैं, कार्लोस प्राटेस, माइकल मोरालेस, साथ ही साथ इयन गैरी भी यहाँ पे टाइटल मिक्स में आ चुका है। बट जो चैंपियन इस्लाम महाजेव है उन्होंने वापस से इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ को रीअफर्म करा है कि अगर वेल्टरवेट डिवीजन में उनको कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो वो है यहाँ पर कमारू उस्मान, फॉर्मर चैंपियन, जो कि 8th पोजीशन पे है करेंटली
वेल्टरवेट डिवीजन में। अब भाई इस बारे में मैंने आप सबको पहले भी बता रखा, मेरा पर्सनल व्यू भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर है इससे कि हाँ, कमारू उस्मान की जो रेसलिंग क्रेडेंशियल्स है वो इस्लाम माहाचेव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकती है। जो इस्लाम माहाचेव का जो ग्राउंड थ्रेट आएगा वो डेफिनेटली न्यूट्रलाइज कर देगा कमारू उस्मान। इस्लाम ने जितनी ईजिली जैक डेला मेडेलिना को कंट्रोल करा था, मुझे नहीं लगता है कि इस्लाम माहाचेव कमारू उस्मान को ग्राउंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमजाद को भी बहुत दिक्कत हुई थी कमारू उस्मान को ग्राउंड पे कंट्रोल करने के लिए। अब ये बात तो रही यहाँ पे कमारू उस्मान की, ये डेफिनेटली इसके बारे में हमने डिस्कस करा है। लेकिन भाइयों इसके साथ साथ इस्लाम माहाचेव ने एक और स्टेटमेंट दिया कि कमारू उस्मान ये नए कंटेंडर्स को रन थ्रू कर सकता है। हमका बेसिकली ऐसा कहना है कि जो माइकल मोरालेस, कार्लोस प्राटेस है, इन सबको इजीली हरा देगा कमारू उस्मान आज के टाइम पे। तो इस सेंटेंस से मैं एग्री नहीं करता हूँ। हमने देखा था कि कमारू उस्मान की लास्ट फाइट याकीन बकली के अगेंस्ट हुई थी और बकली को अच्छा कंटेंडर माना जाता है, बट वो कोई बहुत टॉप लेवल कंटेंडर नहीं था। उसके अगेंस्ट भी कमारू को प्रॉब्लम हुई थी, स्ट्राइकिंग में दिक्कत दे रहा था बकली, वो उसकी ग्राउंड गेम से डोमिनेट हो गया, उसका ग्राउंड गेम अभी डेवलप्ड नहीं है, तो इसलिए कमारू उस्मान इस फाइट को जीत गए थे। लेकिन भाई याकीन बकली की जगह पर अगर उस फाइट में माइकल मोरालेस होता या कार्लोस प्राटेस होता तो अलग चीज़ ही होती। स्पेशली माइकल मोरालेस को आप देखोगे, उसके पास जिस लेवल की रीच और जिस लेवल का फिजिकल एडवांटेज आता है, शॉन ब्रेडी जैसा रेसलर, शॉन ब्रेडी की भी ग्राउंड गेम बहुत तगड़ा है, लेकिन वो शॉट ले ही नहीं पाया, उसके लेग्स तक पहुंच ही नहीं पाया। क्या उस्मान इस एज पे, जिसके बाद उनकी स्पीड डिमिनिश हो चुकी है, नीज की हालत भी खराब हो चुकी है, तो क्या वो माइकल मोरालेस जैसे कंटेंडर को रन थ्रू कर सकता है? मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा डाउट दिखता है मुझे। हरा दे वो अलग चीज़ अगर इनकी कभी फाइट होती है, बट माइकल मोरालेस की स्पीड, उसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा है और स्पेसिफिकली जो उसके पास फिजिकल एडवांटेजेस है, तो ये स्टेटमेंट से मैं कहीं ना कहीं अग्री नहीं करता कि कमारू उस्मान इन सारे नए कंटेंडर्स को रन थ्रू कर देगा। ये सारे कंटेंडर्स भी एक टफ कंटेंडर्स है, इनको कोई भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए किसी को भी। आप सबका क्या ओपिनियन है इन कंटेंडर्स के बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई बात करते हैं यहाँ पर एंड्रू टेट की, तो एंड्रू टेट की लास्ट वीक यहाँ पर एक बॉक्सिंग फाइट हुई थी जिसमें उसने यहाँ पर चेस डिमूर के अगेंस्ट फाइट किया था। अब फाइट से पहले भाइयों यहाँ पर एंड्रू टेट ने बहुत सारी चीजें बोली थी। अब भाइयों फाइट में यहाँ पर ये हुआ कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, खुद एंड्रू टेट और उसकी टीम भी यहाँ पर यही सोच रही थी कि वो इस फाइट को बहुत इजीली जीतने वाले हैं, बट फाइट जीतना तो दूर, यहाँ पर एंड्रू टेट ने लेटर राउंड्स में डोमिनेट हुआ। चेस डिमूर ने उसको एक बहुत शॉकिंग डिफीट दिया और जो इतने लंबे टाइम से उसका कमबैक अवेटेड था वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पॉइल कर दिया चेस डिमूर ने। भाई इसके बाद एंड्रू टेट ने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया और मल्टीपल टाइम्स उसने सेम चीज़ बोली कि मैंने ट्राई करा, मैंने ट्राई नहीं करता तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता है, हमेशा एक ट्राई करना चाहिए। इसने बहुत सारे रीजंस दिए लॉस के कि मैं 40 ईयर्स का हो चुका हूँ। साथ ही साथ उसका ऐसा कहना है कि वो स्टार्टिंग के राउंड्स में बहुत अच्छा था, चेस डिमूर उसको टच नहीं कर पा रहा था, बट लेटर राउंड्स में वो थक गया। अगर वो थक नहीं जाता, उसको कार्डियो का प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो डेफिनेटली इस फाइट को जीत जाता है, ऐसा एंड्रू टेट का कहना है। अब भाइयों मैं यहाँ पर यही चीज़ कहना चाहूँगा, नो टॉप जी, ये कोई भी एक्सक्यूजेज आप नहीं दे सकते हो। स्पेसिफिकली सारे बंदे एक्सक्यूजेज दे सकते हैं, टॉप जी यहाँ पर एक्सक्यूजेज नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप कराया है, अपनी ऑडियंस को बनाया है कि कोई भी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड्रू टेट की काफ़ी सारी क्लिप्स भी पहले की अब वायरल हो रही है, जो कि हाँ ट्रैश टॉकिंग बैक फायर कर रही है उसके ऊपर। किसी को भी केयर नहीं है कि आपके एक्सक्यूजेस क्या है, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, कोई भी केयर नहीं करता। तो इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पर उसको फेस करना पड़ रहा है एंड्रू टेट को। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी भाइयों ये सेम चीज़ कही, मैंने भी अपने लास्ट वीडियो के अंदर यही चीज़ कही, ये सारी चीज़ें भी एक बार को वैलिड होती हैं। कुछ रीजंस होते हैं, विन लॉस एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ भी तो देखो कि एंड्रू टेट 40 ईयर्स ओल्ड पे जाके किसी वर्ल्ड चैंपियन, किसी यूएफसी चैंपियन के अगेंस्ट नहीं लड़ रहा था, किसी बॉक्सिंग फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन के अगेंस्ट नहीं लड़ रहा था। एंड्रू टेट ने जानबूझ के यहाँ पे चेस डिमूर को ही चूज करा था, क्योंकि उसको पता था चेस डिमूर की कोई भी बॉक्सिंग स्किल नहीं है, वो उसको इजीली हराने वाला है, या वो एक बहुत इजी फाइट था। चेस डिमूर एक एक्टर रह चुका है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बना दो, उसकी बॉक्सिंग स्किल्स है ही नहीं। और कितना भी 40 ईयर्स बोल दे, ओल्ड एज बोल दे, जेल टर्म बोल दे, ये एक एम्बैरेसिंग लॉस है और इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कि भाइयों आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ।